राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम का एक गांव था, जिस गांव में दो किसान भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम वीरपाल था और छोटे भाई का नाम श्यामपाल था। दोनों भाई थे और दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग अपने मकानों में रहते थे और अलग अलग ही खेती करते थे। लेकिन श्यामपाल जो था वह बहुत ही मेहनती था, बहुत ही सीधा साधा भोला भाला था। जबकि श्यामपाल का बड़ा भाई वीरपाल बहुत ज़्यादा चालाक और घमंडी और लालची था। मेहनत करना तो उसने सीखा ही नहीं था, इसलिए वह मेहनत से हमेशा जी चुराता था। सोचता था कि बिना मेहनत के ही उसे फल मिलता रहे। उसका भाई श्यामपाल बहुत मेहनत करता था और इस बार दोनों ने गेहूं की फसल बोई थी। श्यामपाल ने ज़्यादा मेहनत की तो उसकी फसल ज़्यादा अच्छी हुई। वीरपाल ने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। यह देखकर वीरपाल बड़ा दुखी हो गया। वह बोला, यह क्या हुआ? मैं तो सोचता था मुझे ज़्यादा रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरी फसल तो अच्छी नहीं हुई, जबकि श्यामलाल की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। मुझे तो ज़्यादा रुपए चाहिए। वीरपाल उसके पास पहुंचा और घड़ियाली जो आंसू थे बहाने लगा। तरह तरह के मन गढ़ंत बातें करने लगा, कहने लगा, रोने लगा। भाई, मुझे बहुत दुख होता है। रो रो कर कहने लगा, तुम मुझसे छोटे भाई हो, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे गांव में हमारी एकता की मिसाल दी जाएगी। तुम्हारी भलाई के लिए मैं जरूर कुछ सोचूंगा। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। श्यामपाल कहने लगा, भैया तुम तो बहुत अच्छे हो। तब उसका बड़ा भाई वीरपाल बोला, भाई श्यामपाल, मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा करें जिससे हमें ज़्यादा रुपए कमाने को मिले। ज़्यादा मेहनत करेंगे, दोनों भाई मिल बांट कर खाएंगे, दोनों का फायदा होगा। श्यामपाल कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है भैया, बताओ हमें क्या करना होगा। वीरपाल कहने लगा, करना क्या है, हम अलग अलग खेती करते हैं। तुम अलग करते हो, मैं अलग करता हूँ। उससे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और लागत भी ज़्यादा आती है। तो क्यों ना हम मिलकर खेती करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और लागत भी कम आएगी। श्यामपाल ने कहा, ठीक है भैया, इस बार ऐसा ही कर लेते हैं। अब वीरपाल मन ही मन बड़ा खुश था कि चलो दोनों मिलकर खेती करेंगे। और अगले दिन जब छोटा भाई बड़े भाई को बुलाने गया कि चलो भैया मिलकर खेती करते हैं, तो वीरपाल ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर जो बना दिया कि आज तो भाई मेरे पेट में दर्द है, इसलिए तुम ही चले जाओ। उसने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर इस बार खेती एक साथ करने का जो कह दिया। वीरपाल कुछ ना कुछ बहाना बनाकर काम करने जाता ही नहीं था। श्यामपाल कहता, चलो भैया खेत पर धान की रोपाई करनी है, अभी पानी बरस रहा है, नहीं तो फिर बरसात का पानी चला जाएगा तो हमें पंपिंग सेट लगवाना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्च आ जाएगा। वीरपाल कहता, अरे भाई, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैं तो आज डॉक्टर से दवा लेने जाऊंगा। सच कहता हूँ भैया, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, तुम ही चले जाओ। किसी दिन शाम कहता, चलो भाई खेतों में सिंचाई कर दे, तो वह कह देता कि आज तो मुझे बुखार है, भैया तुम ही चले जाओ। और वह कोई ना कोई बहाना बनाकर छोटे भाई को खेत पर भेज देता। इस प्रकार अब फसल जो उसने तैयार होने लगी, क्योंकि जो छोटा भाई था वह तो बहुत मेहनत करता था,
इस बार फसल भी खूब अच्छी हुई। श्यामपाल और उसके बच्चों ने खेत में जमकर मेहनत की थी और मेहनत का फल अच्छा मिला था। धान की फसल लहला रही थी। अपनी फसल को देखकर श्यामपाल बहुत खुश होता था। वहीं वीरपाल भी बहुत खुश था। वीरपाल बोला, ओ अब तो मजा ही आ गया। इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई। बहुत अच्छी फसल उगी है। अब की बार तो मैं माला माल हो जाऊंगा। भगवान खूब मेहरबान हुआ है मुझ पर। मेरी सारी योजना कामयाब हुई। मेहनत तो मेरे छोटे भाई ने की और मजा मुझे आएगा। खूब सारा पैसा कमाऊंगा। वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो भगवान, इस बार फसल तो खूब बढ़िया हुई है और हमें रुपया भी बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन मुझे मलाल इस बात का है कि आधी फसल तो श्यामलाल ले जाएगा। मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि उसे रुपए ही ना देने पड़े और उससे रुपए मुझे ज़्यादा मिल जाएं? कुछ ना कुछ तरकीब तो भिड़ानी पड़ेगी। वीरपाल की पत्नी जुम्ना भी कौन सी कम थी। कहने लगी, अजी श्यामपाल आज अपनी ससुराल जाने को कह रहा था। उससे कह दो चला जाएगा और जब वह ससुराल चला जाएगा तो हम सारी फसल का जो अनाज है चुरा लेंगे और गांव में जो मेरा भाई रहता है उसके घर में भर देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। श्यामलाल आएगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर ही आएगा और हमारे कमरों को देखेगा तो हम एक एक करके सारे कमरे खोल कर दिखा देंगे। वीरपाल कहने लगा, अरे वाह भगवान, तुम तो बड़ी होशियार हो। और वीरपाल कहने लगा, तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई है, अब हम यही करते हैं। वह श्यामलाल के पास जाकर बोला, भैया श्यामलाल, आज तुम अपनी ससुराल भी तो जाने को थे। कह रहे थे कि ससुराल जाना है। जाओ भैया, चले जाओ। कल हम फसल को इकट्ठा करके बोरियों में भर लेंगे। श्यामपाल कहने लगा, बहुत अच्छा भैया, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, अपने बड़े होने के सारे फर्ज निभा रहे हो। श्यामपाल अपने बड़े भैया से आज्ञा लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ससुराल चला गया। उस दिन रात में श्यामपाल ने सारा अनाज जो रखा था, उस दिन रात को ही, अब जो वीरपाल था उसके तो मन में लालच था, उसने सारा अनाज चोरी करके गांव के बाहर रहने वाले अपने साले माखन के यहाँ रखवा दिया। उसने जिस कमरे में रखा वह कमरा बंद पड़ा रहता था। उसी में सारे धान उसने भर दिए और बाहर से ताला लगा दिया। दूसरे दिन जब श्यामलाल अपने ससुराल से आया और खेत में पहुंचा तो वह यह देखकर सन्न रह गया कि खेत में एक भी दाना धान का नहीं था। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा, हाय यह क्या हो गया, यह मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो खेत में कुछ भी नहीं है, सारा अनाज कहाँ चला गया। उसी समय वीरपाल वहाँ पर आ गया और उसने देखा कि श्यामपाल रो रहा है तो वह भी उसके साथ रोने लगा और घड़ियाली आंसू बहाने लगा और बहुत ही जो दिखावा करने लगा, क्योंकि वह तो दिखावा करने में बहुत माहिर था। ऐसा लगता था जैसे उसे इस बात की ट्रेनिंग मिली हुई थी। हाय हाय, यह क्या हो गया, यह खेत का अनाज कहाँ चला गया, यह कौन चोर चोरी करके ले गए। श्यामपाल का दुख के मारे बड़ा बुरा हाल था। वह रो रो कर कह रहा था, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, अब मैं पूरे साल क्या खाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या खाऊंगा, अपने बच्चों के लिए क्या खिलाऊंगा उनको, कैसे घर की गृहस्थी चलेगी मेरी। वह बहुत ही विलाप कर रहा था। अब वह अपने घर को गया और अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। श्यामपाल की पत्नी भी, जिसका नाम उमा था, वह भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसने श्यामपाल को धीरज बंधाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम भूखे नहीं रहेंगे।
भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। हम भगवान पर हमें पूरा भरोसा है। वह बोली, अभी यह खेत धान वाला है, अभी यह खेत धान वाला है, उसके बाद रबी की फसल होगी तो उसमें गेहूं हो जाएंगे। कोई बात नहीं, दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं। क्यों ना ऐसा करें कि जो गांव के उत्तर में हमारा बंजर खेत है उसे सही करके हम आलू की फसल बो सकते हैं, जो 2 महीने में तैयार हो जाएगी। दूसरे दिन श्याम लाल फिर कुदाल लेकर निकल पड़ा। वह कहता जा रहा था, भगवान मुझे तुमने कौन सी सजा दी है? यह मुझे कैसी सजा दे रहे हो? क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं करोगे? खेत पर पहुंचकर श्यामपाल मेहनत में जुट गया। जब वह मन में हिम्मत हो और उम्मीद का बल हो तो कठिन कुछ नहीं लगता। 2-3 दिन में उसने खेत को बहुत सही कर लिया। मेड़ सही करके उसे जोतना था, उसमें हल चलाना था। आज आखिरी मेड़ का कोना भी सही कर रहा था, तभी तक उसकी कुदाल की किसी चीज में ठोकर लगी और वह चौंक गया। अरे यह क्या है? यह तो पत्थर है। सोचने लगा इसे हटा दूं, लेकिन यह तो बहुत भारी है, हिल भी नहीं रहा। अरे यह तो बहुत गहरा खड्डा हो गया। जैसे ही उसने पत्थर को खोद खोद कर बड़ी मुश्किल से निकाला और दूर हटाकर फेंक आया, उसे वहाँ एक खड्डा दिख रहा था। जो उसने देखा, अरे यह क्या दिख रहा है? उस गड्ढे में उसे छोटी सी मटकी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसको लेकर वह वापस अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, भगवान कितना दयालु है, उसने हमें भूखों मरने से बचा लिया, वरना कहीं रास्ते में चलते समय भी किसी को कुछ माया मिलती है क्या? श्यामपाल की तो किस्मत चमक गई थी। उधर वीरपाल उन धानों को बेच ही नहीं रहा था। उसकी पत्नी कहती, सुनिए अब तो उन धानों को बेच दीजिए। श्यामपाल तो अब वह बात कब की भूल चुका है। तभी वीरपाल कहता, अरे रुक जाओ भाग्यवान, थोड़े और महंगे हो जाने दो, जब रेट बढ़ जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। तुम्हें तो कुछ अकल नहीं है, अभी बाजार में धान का भाव बहुत महंगा नहीं चल रहा। इस साल धान बहुत कम हुआ है, अब ये धान के दाम बढ़ने लगे हैं और महंगा होने दो। देखना थोड़े ही दिनों में धान के भाव आसमान छूने लगेंगे। उसकी पत्नी खुश होकर बोली, तब तो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। कुछ महीनों के बाद धान के भाव आसमान को छूने लगे। तब वीरपाल गांव के बाहर अपने साले माखन के घर पहुंचा। माखन भी बहुत आलसी आदमी था। असल में थोड़ा बहुत नशा भी कर लेता था, जिससे दिन में पड़े पड़े सपने देखता रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके पिता ने उसको घर से भगा दिया था। फिर वह अपनी बहन के यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ भी कुछ काम नहीं करता था। तो वीरपाल ने उसे गांव के बाहर अपने खेत में झोपड़ी बनवा दी थी। उसी में वह आराम से बनाता खाता था। जब मन कर नहीं होता था तो वीरपाल के यहाँ से खाना मंगा कर खा लेता था। इस समय भी वह चारपाई पर पड़ा हुआ था और दिन में सपने देख रहा था। वीरपाल बोला, माखन माखन, चलो कमरे में से धान निकलवा दो। माखन खांसता हुआ कराहता हुआ उठा और चाबी ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे चाबी नहीं मिली। तब वीरपाल को कुछ शक हुआ। उसने पूछा, इतने दिनों से तुमने धान वाले कमरे को खोला नहीं है, कुछ देखभाल नहीं की उसकी? माखन कहने लगा, जीजाजी मुझे तो चाबी मुझसे तो दूसरे दिन ही खो गई थी, तब से मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली। जब बहुत देर तक ढूंढने पर भी चाबी नहीं मिली तो वीरपाल ने अपने माथे को ठोक लिया और कहा कि कहाँ का जंजाल सिर पर आ पड़ा है, यह तो किसी काम का नहीं है। अब कमरे के ताले को तोड़ा गया।
कई महीनों तक कमरा बंद रहा था। जैसे ही कमरा खोला गया वैसे ही चूहों की फौज निकलकर भाग निकली। बीरपाल बोला, यह क्या, इतने सारे चूहे? वे लोग अंदर पहुंचे तो देखा धान के छिलकों के अलावा वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि चूहे सारा धान खा चुके थे। कई महीनों तक कमरा बंद होने के कारण उसमें सीलन की बदबू आ रही थी। तिलचट्टे और कीड़े भरे हुए थे। चूहों ने तो डेरा ही जमा रखा था। बंद कमरे में चूहों ने सारे धान खा डाले। बीरपाल रोता हुआ बोला, हाय भगवान, यह क्या हुआ? चूहों ने तो सारे धन को खा डाला। यहाँ तो केवल भूसा ही भूसा भरी पड़ी है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे किस कर्म की सजा मुझे मिली है? मैं समझ गया, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, उसी का ही यह फल मुझको मिला है। अब वह अपना माथा पीट रहा था। इस तरीके से उसने अपनी करने का फल मिल गया। दोस्तों, जैसा जो कोई करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में हमें राधे राधे लिखकर ज़रूर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने ला